की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में कोरोना से पहली मौत हो गई है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती था ये मरीज जिसकी मौत हुई है। कोरोना से पहली मौत से हड़कंप मच गया है। कल भी कोरोना के 2 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता की अपील की है। बड़ी खबर इस समय कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर, महामारी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां कोरोना से पहली मौत हुई है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में मरीज भर्ती था और गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, जो मरीज था वो कब से भर्ती था, उसमें क्या क्या लक्षण थे और स्वास्थ्य विभाग का इस मौत के बाद क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अब तक जो इस मामले की पुष्टि है वो नहीं कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के यानी रिम्स के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम इन चीज़ों का जांच कर रहे हैं कि मरीज की जो मौत हुई है वो कैसी हुई है। हालांकि जो आंतरिक सूचना है उसके मुताबिक उसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है और ये पहला मामला झारखंड में आया है जहाँ कोरोना की वजह से मरीज की मौत हुई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक किसी भी तरीके का कोई भी आंकड़ा भी साझा नहीं किया जा रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग तमाम आंकड़े को छिपाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि पूर्व से लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को ना तो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर रही है कि कितने मामले आए और क्या कुछ हुआ। क्योंकि अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में अब तक कहीं भी सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। कार्यों पर भले ही बड़ी बड़ी बातें चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो या स्वास्थ्य मंत्री हो कर ले, लेकिन अगर आप रिम्स जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो आइसोलेशन वार्ड बने हैं वहां भी लोग जो मास्क है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और झारखंड में जब ये पहली मौत अब हो गई है तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से एक्टिव होती है। हालांकि जो विश्वसनीय सूत्र है वो बताते हैं कि जो जिस मरीज की मौत हुई है उस मरीज को कोरोना के साथ अन्य और भी बीमारियां थी और जब अब उनकी मौत हुई है तो अब पोस्टमार्टम के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। रिम्स प्रशासन की ओर से अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उसके मुताबिक कोरोना से ये पहली मौत हुई है। गौरव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। बड़का गांव में आग से हड़कंप मच गया है। मधुबन गिफ्ट हाउस में यह आग लगी। आग से दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका है। आग लगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां बड़का गांव में आग से हड़कंप मचा है। मधुबन गिफ्ट हाउस में यह भीषण आग लगी। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आग से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। लपटें किस तरह से उठ रही हैं, धुएं का गुब्बार किस तरह आसमान को छू रहा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटना देखने को मिली है। अगर बात कर ले तो बड़का गांव मुख्य चौक पर मधुबन एक गिफ्ट हाउस है, यानी जो दुकान है, उसमें अचानक आग लगी और लाखों रुपए के गिफ्ट के सामान सहित जो पटाखे हैं वो जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं लगी। उसके बाद जो है वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल कुशु एरिया के तोपा उत्खनन परियोजना के स्टील 2 के कोल स्टॉक में भीषण आग लग गई। इस स्टॉक में 1 लाख टन कोयले का स्टॉक बताया जा रहा है। एक सप्ताह से लगी आग में अब तक हजारों टन कोयला खाक हो चुका है। प्रबंधन की ओर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि सीसीएल अधिकारियों की लापरवाही से कोल स्टॉक में आग लगी थी। इससे राष्ट्र की संपत्ति को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। के तोपा उत्खनन परियोजना के स्टील 2 कोल स्टॉक में भीषण आग लगी हुई है। देख सकते हैं इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि स्टील 2 कोल स्टॉक में लगभग 1 लाख टन कोयले का यहाँ पर भंडारण किया गया है। बीते 1 सप्ताह से यहाँ पर कोयले में आग लगा हुआ। अब तक हजारों टन कोयला जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फायर फाइटिंग व्हीकल भी आया है। यहाँ पर डोजर लगाए गए हैं और हॉलपैक लगाए गए हैं। सब आग बुझाने में लगे हुए सारे कर्मी और अधिकारी जो है युद्ध स्तर पर आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अधिकारियों की चूक है। कैसे कोल स्टॉक में आग लगा और हजारों टन कोयला जो है जलकर राख हो गया। क्या बुझाने का काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। कब से चल रहा है? 1 हफ्ता हो गया। ये कौन सा स्टॉक है? स्टील 2। स्टील 2 है। क्या बुझाने में क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो देखिए ना, तब वाटर टैंकर अभी मशीन लगाए हुए हैं, डोजर चल रहा है। सब आग काबू पा लिया जाएगा। देखिए
जल्दी काबू पा लिया, जल्दी काबू पा लिया। आग लगातार धधक रही है। स्टील 2 कोल स्टॉक है जहां पर 1 लाख टन कोयले का यहां भंडार किया गया है और कई मशीनें लगाई गई, डोजर लगाया गया, हॉलपैक लगाया गया है और फायर व्हीकल भी यहां पर आया है जिसे आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पोखरण इस तरफ पर देख सकते हैं, सभी कोयला को हटाया जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी की लापरवाही कहीं न कहीं इसमें सामने आ रही है। लोग कई सवाल उठा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और राहुल गांधी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में 6 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया। मामला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान वकील की ओर से जानकारी दी गई कि राहुल गांधी 6 अगस्त को पेश हो सकते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होने की तारीख तय कर दी। इसके अलावा राहुल गांधी के पैरवीकार राजेश ठाकुर की ओर से हाई कोर्ट में 6 अगस्त की पेशी को लेकर अंडरटेकिंग दी गई है। इसके बाद चाईबासा कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर स्टे लग गया है, यानी अब 6 अगस्त तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज कराई गई थी, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया था। उसमें दोनों पक्षों से बहस हुआ, आर्गुमेंट न्यायालय ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा एनबीडब्ल्यू के बाद इस पिटीशन का कोई महत्व नहीं होता है, आप एक बार क्यों नहीं आ जाते। तो समय का दिक्कत है, जो कोर्ट डेट देता है उसमें समय की थोड़ी दिक्कतें पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि आप जो डेट बताइएगा वही डेट हम फिक्स कर देंगे। तो उन्होंने अपने क्लाइंट से पूछ के बताया कि 6 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। तो न्यायालय ने 6 अगस्त का तिथि तय कर दिया कि आप चाईबासा कोर्ट में उपस्थित हैं। एनबीडब्ल्यू इशू किया था आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ, और उस मामले को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट आए थे और माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि इसमें हमें स्टे दिया जाए, और आज वो स्टे दिया गया है इस बिहाफ पे कि 6 अगस्त को वो उपस्थित होंगे, और उसमें हमने अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को राहुल गांधी को चाईबासा के कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। कोर्ट केस आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे नेता को कोर्ट ने बुलाया है, वो कोर्ट में जरूर आएंगे। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले पर अगर कोर्ट आना पड़ रहा है तो इस पर विचार करने की जरूरत है, और हम पार्टी के साथ इसका विचार भी करेंगे। तो टिप्पणी नहीं करूंगा, और लीगल मामले हैं, लीगल देख रहे हैं, लेकिन अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो चलिए, ये तो हम वार्ता करेंगे हम लोग लीगल से क्या मामला क्या कर सकते हैं। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की 6 अगस्त की पेशी पर प्रदेश बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। चौकीदार चोर वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट भी उन पर फटकार लगा चुका है। अब अमित शाह वाले मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। नेताओं की भाषा में संयम होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो वो परिकथा की कहानी की तरह ऐसा लगता है कि उनके मुंह से मेढक झड़ रहा है। तो राहुल गांधी जी अब भी चेते, सिर्फ घटिया बयानबाजी करके वो अपनी और अपनी पार्टी की शामत बुलाते रहे हैं, और अब तो उनको चाईबासा कोर्ट में पेश होने की तिथि भी तय हो गई है। उच्च न्यायालय में ये याचिका इसलिए निष्पादित हो गई क्योंकि उनके ही नेता ने कहा कि 6 अगस्त को राहुल गांधी जी की पेशी होगी। तो अब इंतजार है राहुल गांधी जी की पेशी का। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग पुलिस ने डिटेन कर लिया। एसपी हजारीबाग ने तीनों के पकड़े जाने की पुष्टि की। 2 फरार नागरिकों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा, तो वहीं एक अन्य को धनबाद के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 3 बांग्लादेशी नागरिक हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से सोमवार की सुबह फरार हो गए थे, जिसे हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों विदेशी नागरिक अपनी सजा भी काट चुके थे, जिसमें रीना खान उर्फ फिना देवी, अख्तर खुशी और नजमुल शामिल हैं। घटना
ने हजारीबाग में डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। पुलिस की अलग अलग टीम ने इन तीनों के फरार बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने यह कामयाबी 24 घंटे के अंदर हासिल की है। कई टीम का गठन करके कई जगह पे हम लोगों ने एक साथ में छापेमारी करना शुरू किया। साथ में हम लोग अपना इनपुट भी यहाँ पे गैदर कर रहे थे। हमारी टेक्निकल टीम थी, वो भी हम लोग को हेल्प कर रही थी। तो इसमें से इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और अब हम लोग आगे फर्दर इनको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि कल सुबह में सूचना प्राप्त होने के बाद 15 घंटे के अंदर में ही हम लोगों ने तीनों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 की गिरफ्तारी जो बिल्कुल इंडिया और उसका बॉर्डर है बनगांव में, बंगाल में, वहाँ से किया और एक की गिरफ्तारी धनबाद स्टेशन से किया, रेलवे स्टेशन से। सोमवार को हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर से भागे 3 घुसपैठियों को पकड़ने में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि कल की वो घटना है जब हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेश के जो नागरिक थे वो फरार हो गए थे। उसमें से अगर हम बात कर ले तो 3 लोग जो शामिल है उसमें से रीना खान, नीफा अख्तर और नजमुल शामिल है। दरअसल बताया जाता है कि इन्होंने डिटेंशन सेंटर का जो तार है, यानी जो बाउंड्री वाल का तार है, उसे काट कर यहाँ से फरार हो गए थे। जब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो वो गहराई से छानबीन करने लगे और उनकी जो गिरफ्तारी है वो आज कर ली गई है। गिरफ्तारी की अगर हम बात कर ले तो जो 2 उसमें से जो नागरिक हैं उनका गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र से किया गया, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके से 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं तीसरी की अगर हम बात कर ले तो झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से किया गया है। 2 का मंशा था कि वो जो है बांग्लादेश क्रॉस कर जाएंगे। वहीं तीसरी जो गिरफ्तारी जो धनबाद से हुई है उनका ये मंशा था कि वो दिल्ली पहुंचकर भारत में ही रहेंगे। लेकिन पुलिस ने जो है काफी सूझबूझ के साथ तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हम कह ले कि यह जिला प्रशासन के लिए भी एक राहत की खबर है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिक रखे जाते हैं जिनका केस फाइनल हो जाता है या फिर हम कह ले कि जिन पर मुकदमा वगैरह चलता है तो उन लोगों को वहां पर रखी जाती है। तो ऐसे में तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे उसमें आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों को जो है कल ही निलंबित भी कर दिया गया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। रांची के कटहल मोड़ के पास पुलिस की पिटाई करने वाले आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया। दलादली ओपी में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में डीजीपी और एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए और कहा कि यह हमला ट्रैफिक पुलिस पर नहीं बल्कि सरकार पर और पूरे महकमे पर किया गया है। एक पुलिस के एक सिपाही पर हमला नहीं है, वो सरकार पर हमला है। क्योंकि हमारा जो पुलिसकर्मी, जो ट्रैफिक का सिपाही, अभी ट्रैफिक का एक वीडियो देख रहे थे, जो ट्रैफिक का सिपाही बेचारा दिन रात मेहनत करके सड़क पर नियम को बरकरार कर रहा है, व्यवस्था को लागू कर रहा है। यदि उस पर हमला होता है तो वो मेरे ऊपर हमला है, वो सरकार पे हमला है। हमको इस रूप से लेते हैं और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। ये मेरा आपसे वायदा है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, वो थाने पर हमला करने वाले हों चाहे ट्रैफिक सिपाही पर हमला करने वाले, मैंने अभी एसएसपी रांची को बोला है कि इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस पर हुए हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पर हमला करने वाले कब गिरफ्तार होंगे? पहला और बड़ा सवाल, चेहरा सबने देखा तब गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? क्या बदमाशों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है, पुलिस फेल है? झारखंड में पुलिसकर्मियों पर हमले क्यों हो रहे हैं? बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों आ रही हैं? बेड़ो लापुंग में हुए हमले में सबक क्यों नहीं लिया पुलिस ने? क्योंकि बेड़ो और लापुंग में भी इस तरह की घटनाएं हुई, उस घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया? बदमाशों को कानून का खौफ क्यों नहीं है? पुलिस का डर क्यों नहीं है बदमाशों के अंदर? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के चश्मदीद धनंजय कुमार ने बताया कि एक ऑटो सड़क पर खड़ा था, ड्राइवर को उसे हटाने को कहा गया लेकिन ड्राइवर ऑटो नहीं हटा रहा था और ट्रैफिक जवान से उलझ रहा था। उसके बाद उसे पकड़कर ट्रैफिक पोस्ट पर लाया जा रहा था, तभी उसके भाई और पहचान वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान पत्थर लगने से होमगार्ड जवान रोहित गंझू घायल हो गए। कल की घटना के बाद आज चेक पोस्ट पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। संवाददाता ओम प्रकाश की एक खास रिपोर्ट देखिए।
राजधानी रांची के कटहल मोड़ इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब एक ट्रैफिक जवान को बेतरतीब तरीके से कहा जाए तो पत्थर से हमला किया गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल जवान अब भी जो है वो सदर अस्पताल में इलाजरत है, डॉक्टरों की निगरानी में है। यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम है वो हुई थी। टेम्पू चला रहा था, वो जाम लगाए हुए था, होमगार्ड का जवान गया उसको हटाने के लिए तो उलझ गया उससे। इसके बाद हम गए तो हमसे भी उलझ गया। इसी उलझन में उसका 4-5 साथी आकर हमलावर हो गया। यहाँ पर ऑटो जो है वो बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे लगी रहती हैं और उसी ऑटो को हटाने का प्रयास जो है एक ट्रैफिक जवान की जो ड्यूटी होती है वो उसका निर्वहन कर रहे थे। इसी दरमियान जो है यहाँ पर ऑटो चालक और कुछ जो उसके स्थानीय लोग थे, जो ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो उनकी प्रवृत्ति जो है आपराधिक थी, उनके द्वारा ये पूरा हमला किया है। ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी उलझे तो वहीं एक बंदा जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसके द्वारा ही ये पत्थर जो है वो होमगार्ड के जवान पर चलाया गया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब बड़ी खबर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लंदन में हुए समारोह में उन्हें शामिल किया गया। धोनी को आईसीसी की ओर से 115वां खिलाड़ी की सूची में 7 नए खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। वे आईसीसी की ओर से सम्मानित होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद ही किसी भी खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करती है। आईसीसी की ओर से सम्मान मिलने के बाद धोनी ने रांची में केक काटकर खुशी जताई। इस मौके पर जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव भी मौजूद रहे। और देवघर के प्रोफेसर कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने शादीशुदा महिला के पति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल की पहचान दुमका जिले के तालझारी निवासी सूरज दास के रूप में की गई। घटना के बाद महिला ने किसी तरह अपने घायल पति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई। महिला ने बताया कि आरोपी कुंदन लगातार उसे परेशान कर रहा था, कई बार उसे झांसे में लेने की कोशिश कर चुका था। आरोप है कि कुंदन ने सूरज को रास्ते से हटाने के इरादे से उस पर चाकू से हमला किया। घटना के बाद नया मोड़ तब आया जब आरोपी कुंदन भी अस्पताल पहुंच गया और दावा किया जा रहा है कि महिला का असली पति है। कुंदन ने बताया कि 1 साल पहले उसने विधिवत रूप से उसी महिला से शादी की थी। बताया जा रहा है कि कुंदन और सूरज आपस में पुराने दोस्त हैं। इधर महिला ने कुंदन के दावों को खारिज किया है। मामला देखिए यही है, मतलब उनसे हम शादी की हैं, ठीक है, और ये मेरे मतलब बहुत ज़्यादा ही हमको टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, और हम उनके साथ जीना चाहते थे, ठीक है, उनके साथ जीना चाहते थे तो इसीलिए वो आके डायरेक्ट आए, अचानक हाथापाई किए हैं, ठीक है ना। हम इनको नहीं जानते हैं, हम सिर्फ उनको जानते हैं कि वो मेरा पति है। सर ये पहले शादी थी यहाँ झगड़ाई में। किसके साथ? प्रमोद के साथ। अच्छा। उसके बाद सर ये हमसे शादी की सर, हो गया सर लगभग साल भर। सर साल भर हुआ। और क्या बोल रहे थे आपको? ये बोल रही थी कि ये बोलती है कभी वो परेशान करता है, उसको बोलती है कि परेशान नहीं, करता है। गलत बात है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर रांची में बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में पहुंची। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्मृति ईरानी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें मोदी सरकार के 11 बड़े फैसलों की जानकारी दी गई। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। एनडीए सरकार के 11 साल पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। ये 11 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का इसी रूप में जाना जाएगा कि उन्होंने पूरी सरकार और विशेष करके मोदी जी ने जनता को छलने का काम किया, उनके भरोसा को तोड़ने का काम किया, देश में असमानता लाया, जो भेदभाव की राजनीति की, ये सब तमाम बातों के लिए मोदी के 11 वर्ष जाने जाएंगे। और राजधानी रांची में रैश ड्राइविंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्र में हाई स्पीड बाइक और रैश ड्राइविंग करने वाले बाइक राइडरों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी बाइक को जब्त किया जा रहा है। रांची के सुखदेव नगर, कोतवाली, डेली मार्केट, सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 50 बाइक को जब्त किया है। डीसी ने रैश ड्राइविंग और स्टंट की वजह से हो रहे हादसों पर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।